આ નાતો આ રિશ્તા એ માત્ર રાજકારણના નથી, આટાપાટાના નથી, એ તો દિલનો પ્રેમ છે, પહેલા દિલનો प्रेम। सफाई भी करेंगे, अपनी दिल्ली है, दिल्ली से हम प्यार करते हैं। ये जो हिमालय के पर्वत यहाँ से दिखते हैं, जब आपको इन पे बर्फ दिखती है तो उस बर्फ में घुली हुई इंदिरा जी की अस्थियां भी हैं। जिंदगी जीते हैं हम शान से, तभी तो विपक्षी जलते हैं मेरे नाम से। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज हेड्स एंड टेल्स। नाम ही काफी है। जी हां, इस समय भारतीय राजनीति में कहा जाता है कि मोदी का नाम ही काफी है। गुजरात नतीजों ने साबित कर दिया है कि ब्रांड मोदी की चमक अब भी बरकरार है। तो वहीं गुजरात में केजरीवाल तीसरी ताकत बनकर उभरे हैं। ऐसे में ब्रांड मोदी बनाम ब्रांड केजरीवाल को लेकर काफी चर्चा है। तो आज हम अपने खास पेशकश में आपको बताएंगे कि क्या चुनाव जीतने के लिए करिश्माई चेहरा होना ही काफी है। અને આ નાતો આ રિશ્તા એ માત્ર રાજકારણના નથી, આટાપાટાના નથી, એ તો દિલનો પ્રેમ છે, પહેલા દિલનો प्रेम। सफाई भी करेंगे, अपनी दिल्ली है, दिल्ली से हम प्यार करते हैं। ये जो हिमालय के पर्वत यहाँ से दिखते हैं, जब आपको इन पे बर्फ दिखती है तो उस बर्फ में घुली हुई इंदिरा जी की अस्थियां भी हैं। प्रधानमंत्री राज्य में अब तक का सबसे बड़ा बहुमत हासिल किया है। इन नतीजों का संदेश यह है कि ब्रांड मोदी अब भी विपक्ष के लिए अबूझ पहेली है। बीते 8 साल से ब्रांड मोदी के सामने अब भी विपक्ष नतमस्तक है। भले ही भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल और दिल्ली नगर निगम की 1.5 दशक पुरानी सत्ता गंवानी पड़ी है, मगर इससे बीजेपी के मिशन 2024 पर असर पड़ने की संभावना फिलहाल तो नहीं दिख रही। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही, साथ ही साथ वो देश और दुनिया भर में एक बड़े ब्रांड से कम नहीं हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के ऐतिहासिक प्रदर्शन ने इस बात को और पुख्ता किया है। 2022 को मिलाकर पिछले 5 विधानसभा चुनावों में मोदी गुजरात में बीजेपी का चेहरा थे, जिनकी बदौलत गुजरात के सियासी दंगल में किसी और पार्टी को रत्ती भर भी मौका नहीं मिल पा रहा। इनमें से 3 बार नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पिछले 2 विधानसभा चुनावों के दौरान मोदी देश में प्रधानमंत्री रहे। हर बार गुजरात में मोदी बीजेपी का चेहरा रहे। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते बीजेपी गुजरात में 3 बार जीती और आखिरी 2 बार विधानसभा चुनावों में मोदी के पीएम रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में सत्ता की वापसी की। लेकिन इस बार जो वापसी की है उसने गुजरात विधानसभा के अब तक के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसके लिए इस बार बीजेपी की जीत के आंकड़ों पर गौर करना होगा। राज्य की 182 सीटों में से 156 सीटों पर कमल खिला है। राज्य की करीब 86% सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। बीजेपी को पिछली बार से 57 सीटें ज्यादा मिली हैं। वोट शेयर की बात करें तो करीब 53% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। पिछले विधानसभा चुनावों के मुकाबले इस बार बीजेपी के वोट शेयर में करीब 4% का उछाल आया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने शानदार प्रदर्शन से इस बार गुजरात की राजनीति में कांग्रेस का एक तरह से सफाया कर दिया। ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि सालों तक गुजरात की सत्ता पर राज करने वाली कांग्रेस मात्र 17 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस को 15% वोट शेयर का नुकसान हुआ। मोदी का ही जादू था कि इस बार सत्ता विरोधी लहर भी बीजेपी के रास्ते में बाधा नहीं बन पाई। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में 31 रैलियों में ही पूरे गुजरात से संपर्क साधा। इस बार प्रधानमंत्री का 50 किलोमीटर का रोड शो जरूर चर्चा का विषय बना रहा।
और प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो बूस्टर रोड शो साबित हुआ बीजेपी के लिए। बीजेपी को मिला जन समर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है। भाजपा को मिला जन समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भाजपा को मिला जन समर्थन भारत के युवाओं की युवा सोच का प्रकटीकरण है। भाजपा का बढ़ता जन समर्थन ये दिखाता है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। और मैं इस बात को स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। बीजेपी 1995 से गुजरात की सत्ता में है। लगातार 7वीं बार बीजेपी को गुजरात में सफलता मिली है। 1960 में गुजरात के अलग राज्य बनने के बाद अब तक कोई भी पार्टी गुजरात में इतनी बड़ी जीत दर्ज नहीं करा पाई थी। जीवराज नारायण मेहता, बलवंत राय मेहता, हितेंद्र देसाई, घनश्याम ओझा, चिमन भाई पटेल और माधव सिंह सोलंकी जैसे दिग्गज भी जो कारनामा नहीं कर पाए उसे मोदी ने कर दिखाया। इससे पहले गुजरात की राजनीति में धुरंधर नेता माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 149 सीटें 1985 के विधानसभा चुनाव में हासिल की थी। इस बार बीजेपी ने 156 सीटें जीतकर सारे रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया। खुद बीजेपी का सबसे बेहतर प्रदर्शन इससे पहले 2002 के चुनाव में था। उस वक्त मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 127 सीटों पर जीत दर्ज की। अब प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा है कि 20 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने रिकॉर्ड को बेहतर करते हुए गुजरात की राजनीति में एक नई ऊंचाई हासिल कर ली है। इस बार की फतह से ये साफ हो गया है कि बीजेपी गुजरात में लगातार 32 साल तक राज करने वाली पार्टी बन जाएगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टीज का लगातार 34 सालों तक शासन करने का रिकॉर्ड रहा है। हालांकि लेफ्ट पार्टी ने भी पश्चिम बंगाल में लगातार 7 बार विधानसभा चुनाव जीते थे। बीजेपी ने इस बार गुजरात में इस जीत के साथ इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। बात साल 2004 की है जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सत्ता में वापसी के लिए इंडिया शाइनिंग का नारा दिया और दुनिया भर में देश की छवि चमकाने के बावजूद आम चुनाव में हार मिली। वाजपेयी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक संन्यास के बाद बीजेपी ने लालकृष्ण आडवाणी को अपना चेहरा बनाया और उनके चेहरे पर 2009 का आम चुनाव लड़ा। लेकिन 2009 के चुनावों में भी बीजेपी गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। साल 2011-12 आते आते बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2014 के आम चुनाव में किसी भी हालत में सत्ता में वापसी चाहता था। फिर ऐसे चेहरे की तलाश में बीजेपी और संघ जुट गया। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गोवा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू को 2014 का चेहरा न बनाकर सबने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर दांव खेला और नरेंद्र मोदी के गुजरात में किए गए कामों को गिनाते हुए पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया कि मोदी है तो मुमकिन है का नारा देकर वोटर को अपने पक्ष में करने में सफल हुए। 2014 के आम चुनावों में बीजेपी समर्थित एनडीए की 336 सीटों पर जीत हुई, जिसमें बीजेपी ने 282 सीटें जीती।
2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद पूरे देश में बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी संजीवनी साबित होते हैं। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के वक्त देश के 7 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकारें थीं। इनमें 5 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। वहीं आंध्र प्रदेश और पंजाब में उसकी सहयोगी पार्टी सरकार चला रही थी। 2018 आते आते बीजेपी पीक पर पहुंच गई और मार्च 2018 में 21 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकार थी। आज देश के 16 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। इन राज्यों में देश की करीब 49.3% आबादी रहती है। अगले साल यानी 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं। अभी कर्नाटक, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इसके अलावा मेघालय, नागालैंड में बीजेपी गठबंधन के साथ सरकार में है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस, जबकि तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है। 2024 में लोकसभा और 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होंगे। इनमें सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड शामिल हैं। अभी हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। ओडिशा में बीजेडी, आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी की सरकार है। 2 दिन पहले ही बीजेपी ने हिमाचल को गंवाया है। अगले चुनावों में बीजेपी, संघ और नरेंद्र मोदी के सामने बड़ी चुनौती ये होगी कि जहां वे सरकार में हैं उसे कायम रखना और जहां वो विपक्ष में हैं वहां जीत हासिल करना। और बीजेपी को भरोसा है कि मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। हाल में हुए 3 राज्यों के चुनावी नतीजों को देखें तो ब्रांड मोदी की चमक अब भी बरकरार है, लेकिन इस बीच ब्रांड केजरीवाल को भी एक मजबूत पहचान मिली है। दिल्ली एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के मजबूत किले को केजरीवाल ने ध्वस्त कर दिया, तो वहीं गुजरात में घुसपैठ कर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया। महज 10 साल में आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के दम पर फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। घिसी हुई पैंट, फ्लोटर चप्पल, साधारण मोटा चश्मा पहने ये शख्स जिसने भारतीय राजनीति की परिभाषा ही बदल दी। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नाम जो बेहद कम समय में दिल्ली की राजनीति में छा गए। अरविंद केजरीवाल का एक सरकारी अधिकारी से नेता बनने तक का सफर काफी दिलचस्प रहा है। कुछ साल पहले तक अरविंद केजरीवाल को लेकर किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि वो एक दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। पंजाब में कांग्रेस और अकाली जैसे दलों पर झाड़ू चला देंगे। केजरीवाल ने अपने कमिटमेंट और गारंटी वाली पॉलिटिक्स से चुनाव की दिशा और दशा बदल दी और एमसीडी की सत्ता से 15 साल के बाद बीजेपी की विदाई करा दी। केम छो मजामा। गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस जैसे दिग्गजों के होते हुए भी 13% वोट पालेंगे और एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मात्र 10 साल में हासिल कर लेंगे। ये सबके बस की बात नहीं। जादूगर हूं मैं, जादूगर। दिल जीतना जानता हूं। लोगों के काम करेंगे, लोगों के सुख दुख में काम आएंगे, लोगों का दिल जीतेंगे। गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं उनके हिसाब से कानूनन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये बहुत बड़ी बात है।
देश में बहुत बहुत कम चंद पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। उन चंद पार्टियों में अब आपकी आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। बात 2011 की है, जब सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आमरण अनशन पर बैठे थे। अन्ना के साथ अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, संजय सिंह, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जैसी हस्तियां भी अनशन पर थी। सभी की मांग थी कि सरकार लोकपाल पर कानून बनाए। सरकार को आनन फानन में लोकपाल बिल को लोकसभा में लाना पड़ा। बिल पास होने के बाद अन्ना का आंदोलन खत्म हुआ। अनशन के खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, शाजिया इल्मी जैसे कई लोग अन्ना आंदोलन के बाद हीरो बन गए। वहीं दिल्ली के तिवारी भवन में अन्ना हजारे से मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने साफ किया कि उनके और अन्ना के बीच किसी भी तरह की विवाद की बात बेबुनियाद है और वो अन्ना के हर आंदोलन में उनके साथ हैं। लेकिन उनके बयान से ये भी साफ हो गया कि केजरीवाल को राजनीतिक पार्टी बनाने के मसले पर अन्ना का साथ नहीं मिला है। केजरीवाल ने कहा कि उनकी राहें भले ही जुदा हो, लेकिन मंजिल एक है। 2 अक्टूबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक सफर की औपचारिक शुरुआत की। केजरीवाल के नाम पर आम आदमी पार्टी की देश की सियासत में बढ़ते राजनीतिक ग्राफ पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सियासी पिच पर खुलकर बैटिंग कर रही है। दिल्ली की डबल इंजन सरकार बनाने के साथ आम आदमी पार्टी पंजाब में भी अपनी सरकार बना चुकी है। वहीं गुजरात में आपके एक नए राजनीतिक ताकत के रूप में उभरने के संकेत मिले हैं। दिल्ली में 2013 में पहले विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी ने 28 सीटों पर जीत हासिल कर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं 2 साल बाद 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के आप ने दिल्ली की 70 सीटों में से 67 सीटों पर जीत हासिल कर सियासी पंडितों के सभी अनुमानों को भी धराशायी कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 54.3% वोट हासिल किए, जो राजनीति में 50% से अधिक वोट शेयर हासिल करने का अपने आप में एक बेंचमार्क है। वहीं 5 साल बाद 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी 53.57% वोट हासिल कर 63 सीटों पर अपना कब्जा करने में कामयाब रही और ये बता दिया कि दिल्ली की जनता पर केजरीवाल का जादू बरकरार है। आम आदमी पार्टी गठन के 10वें साल में पंजाब में अपनी सरकार बनाकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक ताकत को और बढ़ा लिया और एक बार फिर से सियासी पंडितों को गलत साबित किया। गौरतलब है कि पंजाब में आपने दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरी थी और उसने सत्ता पर अपना कब्जा जमा लिया। पंजाब में 2017 के विधानसभा चुनाव में आपने 23.7% वोट हासिल करके 20 सीटें जीती थी। वहीं 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों में 42.01% वोट हासिल कर 117 सीटों वाली विधानसभा में 92 सीटों पर जीत हासिल कर प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई। आपको बता दें कि 2022 आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए एक अच्छा साल रहा है। अगले साल यानी 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें मध्य प्रदेश और राजस्थान भी शामिल हैं। वहीं 2024 में लोकसभा और 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं।
जिसमें हरियाणा राज्य भी शामिल है। निश्चित तौर पर आने वाले चुनावों में अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय सियासी परिदृश्य बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कई राज्यों में आम आदमी पार्टी से कड़ा मुकाबला करने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इन चुनावी नतीजों में अगर हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। राजनीतिक जानकारों की बात को माने तो इसके पीछे का कारण एक ही है और वो है मोदी और केजरीवाल के मुकाबले कांग्रेस के पास कोई चुनावी चेहरा ना होना। हालांकि हिमाचल में प्रियंका गांधी के रूप में कांग्रेस के पास चेहरा तो था, तो वहां का नतीजा भी कांग्रेस के पक्ष में रहा। गुजरात विधानसभा और एमसीडी के चुनावों में बुरे प्रदर्शन से इतर कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतकर पार्टी को ऑक्सीजन दे दी है। पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि कांग्रेस पार्टी आगे भी लड़ेगी और जीतेगी भी, बस आप हिम्मत मत हारना। हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों में से कांग्रेस ने 40 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं तमाम कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों तक ही पहुंच पाई। चलिए आपको बताते हैं कि हिमाचल में कांग्रेस के लिए कौन संजीवनी साबित हुआ, किसकी मेहनत ने पार्टी को 22 सीटों से 40 सीटों तक पहुंचाया। तो वो नाम है प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। कांग्रेस की इस जीत में प्रियंका गांधी की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। ये पहला ऐसा चुनाव है जहां गांधी परिवार से अकेले प्रियंका गांधी ने ही पूरे चुनाव प्रचार की कमान संभाली। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में पूरे भारत में घूमकर पार्टी का विजन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं प्रियंका गांधी के चेहरे पर हिमाचल का चुनाव लड़ा गया। सोशल मीडिया से लेकर पोस्टर बैनर तक पार्टी ने प्रचार प्रसार के लिए प्रियंका के चेहरे को ही आगे किया। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अन्यार नातो आ रिश्ता ये मात्र राजकारणना નથી, આટાપાટાના નથી, ये तो दिलનો प्रेम છે પહેલા, दिलનો प्रेम। सफाई भी करेंगे, अपनी दिल्ली है, दिल्ली से हम प्यार करते हैं। ये जो हिमालय के पर्वत यहाँ से दिखते हैं, जब आपको इन पे बर्फ दिखती है तो उस बर्फ में घुली हुई इंदिरा जी की अस्थियां भी हैं।